तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लगता है अब क्रिकेट का मौसम सीज़न बदल गया है। एक बार फिर से वापस चलना पड़ेगा क्राइम के फील्ड के साथ। 6 महीने पिछले आप लोगों का ज़्यादा समय क्रिकेट ने ले लिया। कभी कोई कप, कभी कोई टूर्नामेंट, कभी कोई दौरा, कभी कुछ, फिर इलेक्शन और फिर सट्टा। जुए का खेल चल रहा था और हम उस जुए के खेल से बहुत दूर रहना चाहते थे। बीच बीच में कई बार आप लोगों को इस बात से आगाह भी किया कि ये अब एक खेल नहीं रह गया है, सिर्फ जुए का धंधा है और जुए के खेल में कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले इस पूरे जुए के सीज़न से अब कान को हाथ लगा बैठे होंगे। एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं सबको कि इस जुए से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। ये आपका मनोरंजन नहीं करता, आपका मनोवैज्ञानिक शोषण करता है और आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाता है। खैर, आज चलते हैं एक बार मुंबई के उस बड़े केस की तरफ जिसने एक बार पूरे इलाके को दहला के रख दिया था, और वो इलाका था वाकोला। जिन लोगों ने मुंबई शहर नहीं देखा या वाकोला एरिया नहीं देखा, उनको बता दें कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अंदर से दोनों एयरपोर्ट एक ही है, बाहर से गेट अलग अलग हैं। तो उस पूरे एयरपोर्ट के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल के साथ साथ रोड है, जिसको एयरपोर्ट रोड भी कह देते हैं। और उस सड़क के साथ साथ बहुत बड़ी झोपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं जो वाकोला पुलिस स्टेशन के नीचे आती हैं। उसका जो दूसरा एंड है, एक तो सांता क्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है वो झोपड़पट्टी, और चलते चलते दूसरी तरफ वो गोल्डन टोबैको कंपनी की तरफ जाके ख़त्म होती है। और उसके साथ आगे थोड़ा जाएं वाकोला से, उधर भी एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी कलीना के साथ साथ एयरपोर्ट की रोड के साथ साथ लगती है। बहुत बड़ा एरिया है एयरपोर्ट का। उसमें से कुछ एरिया विलेपार्ले पुलिस स्टेशन के नीचे लगता है, कुछ वाकोला पुलिस स्टेशन के नीचे, कुछ अंधेरी पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के नीचे आता। हम उस झोपड़पट्टी की बात कर रहे हैं जो वाकोला पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आती थी। वहाँ पे एक झोपड़पट्टी का एरिया था जिसको आगरीपाड़ा कहते। आगरीपाड़ा या आगरीपाड़ा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। उस झोपड़पट्टी की लोकेलिटी में एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उस इलाके के 2 नामी बदमाश जो कम से कम 30-32 केसेस में इन्वॉल्व थे, कई बार पकड़े गए और कई बार जमानत पे छूट गए। चोरी, डकैती, मारा मारी, चाकू चलाना, कोयता चलाना, चुरा मारना, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप। पता नहीं कितने बेगुनाह बेमासूम लड़कियों का रेप उन लोगों ने किया होगा, लेकिन उनकी दहशत इतनी थी दोनों की कि लोग डर के कंप्लेन नहीं करते थे। उनका नाम था, एक का नाम बली, दूसरे का नाम बालू। दोनों महाराष्ट्र के लड़के थे। पूरे नाम तो लंबे चौड़े, परमेश्वर फलाफला। तो उनकी जोड़ी मशहूर थी, बाली और बलू, बली और बालू। अब इनका दहशत आतंक इतना था कि लोग डर के उनके खिलाफ शिकायत नहीं करते थे और इनकी दादागिरी बेचूक चलती थी। अपना एरिया था, कोई बोलता नहीं था, जो मर्जी करो। अचानक एक दिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जब पानी सर के ऊपर होता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई साधन देता है उनको
ठिकाने लगाने का। वो मौका एक दिन आ ही गया। हुआ ये कि एक दिन सुबह सुबह नाइट ड्यूटी करके उस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर क्राइम जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपनी यूनिफॉर्म उतार के सिविल कपड़े पहन के घर जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी औरत के, लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती। वो घबरा के भागते हैं ड्यूटी ऑफिस की तरफ, जहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर बैठता है, जहाँ पे लोगों की कंप्लेंट लिखी जाती है। वहाँ जाके देखते हैं तो पूरा पुलिस स्टेशन का स्टाफ, जितने हवलदार, फीमेल, लेडीज, आदमी, सब वहाँ पे खड़े। आधे लोगों की आंखें नम, आधे लोग गुस्से में दांत पीस रहे हैं। और जो ऑफिसर पहुँचे उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हो रहा है ये सब। तो ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि सर ये अभी अभी ये 2 माँ बाप आए, उनके साथ उनकी 12-13 साल की लड़की है। इनसे बातचीत करनी शुरू ही की है, पर इनका रोना इतना है कि ये बात कम कर रहे हैं और रो ज़्यादा रहे हैं। हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाते सब लोग समझ चुके थे कि इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, जो बेतहाशा पागलों की तरह रो रही थी। तो इस इंस्पेक्टर क्राइम जो, और पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर होता है, एक इंस्पेक्टर क्राइम होता है। ये उनको, माँ बाप को और उस बेटी को और ड्यूटी ऑफिसर को लेके अपने ऑफिस में लेके आ जाते। वहाँ पे बहुत प्यार से, बड़े तरीके से, सलीके से माँ बाप को पूछा जाता है कि हुआ क्या। और जो कहानी उन्होंने सुनाई दोस्तों, वो दिल दहलाने वाली थी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ घंटे पहले, सूरज चढ़ने के पहले, 2 शख्स हमारे उस झोपड़पट्टी के छोटे से कमरे में घुसते हैं और उनके पास कोयते थे, चाकू वगैरह लेके, दारू में धुत थे, नशे में। और उन्होंने हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जो छोटी सी बच्ची के साथ। और हम कुछ कर नहीं सके, इसलिए सिर्फ रो सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं। और ये इंस्पेक्टर क्राइम, उनका कहना है कि कुछ देर के लिए वो सुन्न हो गए। उनको सूझ नहीं लग रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन खून उबल रहा था। और उन इंस्पेक्टर का नाम है अंबादास पोटे। बात है 1991 की, 1991। वो बकोला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। उन्होंने जब पूरी कहानी सुनी, फैसला किया अपने आप में कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस लड़की के और इन माता पिता को इंसाफ दिलाना है। ये केस में देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको कल पूछा कि पोटे साहब, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? 24 घंटे का समय मुंबई जैसे शहर में बहुत कम होता है। वो कहने लगे, नहीं, बात समय की नहीं है, बात ये थी कि इस किस्म का दुष्कर्म करने के बाद उन लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया होगा। मुझे इस बात का डर था कि अगर उनको 24 घंटे में नहीं पकड़ा गया तो कल सुबह होते होते वो ऐसा कुछ और काम कर देंगे, वो बर्दाश्त से बाहर होगा। और देखिए उनकी जो भविष्यवाणी कितनी सही निकली। और जो पूरी बात सुन के वो घर जाना भूल जाते हैं, भूल गए कि उन्होंने नाइट ड्यूटी की है और रात को फिर ड्यूटी पे आना है। नहीं, जब कमरे से बाहर निकले तो तकरीबन पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ सामने खड़ा था। उन्होंने सब बातें बाहर खड़े सुन रहे थे। बोले, साहब आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ उनको ढूंढेंगे,
हमें भी तब तक नींद नहीं आएगी जब ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाता। जब तक पोटे तब कहते हैं, कैसा मैंने बहुत बार पुलिस फोर्स में देखा है, जब हर स्टाफर, ऑफिसर भी और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, सब भूल गए कि उनका ड्यूटी शेड्यूल क्या है, डे ड्यूटी है कि नाइट ड्यूटी है। नहीं, तब तक डे ड्यूटी वाले आ गए थे, 8 बजे ड्यूटी चेंज होती है सुबह, नाइट ड्यूटी वाले जाने वाले थे, लेकिन कोई गया नहीं, आने वाले भी शामिल हो गए। और पूरे स्टाफ ने कसम खाई कि हम चप्पा चप्पा इस अपने इलाके का और आसपास के इलाके में जाएंगे और उन दोषियों को जरूर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो लड़की को और माँ बाप को लेडी कांस्टेबल और ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल भेज के ये सारे के सारे ऑफिसर फैन आउट हो जाते हैं पूरे उस झोपड़पट्टी इलाके में, जहाँ जहाँ उनको लगता था कि जो दोनों जा सकते हैं। और जाल बिछ गया, खबरियों को कर दिएगा, लेकिन पुलिस को उस इलाके में खबरियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि खबरी भी उनसे डरते थे। कोयता हर समय दोनों शख्स अपने पास रखते थे, जो सामने आया उसको मार देते थे, हमला कर देते। और आगे बताएंगे आपको, इस बार भी हमला किया उन्होंने। और अंबादास पोटे जी का कहना है कि पूरा दिन निकल गया, चप्पा चप्पा, गली गली, झोपड़ा झोपड़ा छानते हुए, कोई सफलता नहीं मिली। रात हो गई, कोई सफलता नहीं। आधी रात हो गई, कुछ हाथ नहीं लगा। और दूसरे दिन सुबह 6, साढ़े 6 बजे, वही समय जिस समय 24 घंटे पहले इन दोनों राक्षसों ने उस बच्ची से दुष्कर्म किया था, उन दोनों की खबर मिली कि वो फलां एरिया में एक झोपड़पट्टी में दारू पी रहे हैं, सुबह सुबह सूरज चढ़ने के पहले। और अंबादास पोटे कहते हैं कि उनको लगा कि उनके दिमाग में जो शक आया था कि ये इसी टाइम पे कुछ करते हैं, दारू और पी के, तो बाकी सब लोग सोए होते हैं, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होता, आधे लोग नींद में होते हैं, सेंसर पूरी तरह काम नहीं करती, पुलिस स्टेशन वाले भी आराम कर रहे होते हैं उस समय। तो वो इस किस्म की हरकतें करने का वो यही अर्ली मॉर्निंग का समय चुनते थे। और वो जब दारू पी रहे थे एक जगह पे, एक कांस्टेबल था इनका, जिसको उसके सूत्रों से खबर मिली, उसका नाम था बाबू रानेजा, इस किस्म का नाम। पोटे साहब को भी अभी याद नहीं आया, लेकिन बाबू याद था, पहला नाम कांस्टेबल का बाबू था। उसने इमीडिएटली इतला दिया अपने तरीके से, जो 91 में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, तो 20-25 मिनट में पोटे साहब और वहाँ पे एक और ऑफिसर थे, सुधीर निर्गुड़कर, बहुत बड़ी ऑफिसर थे, वो भी अभी रिटायर हो गए। रिटायर होने के पहले वो मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर में थे। कई बार मेरी बात हुई, आज तो पता नहीं उनको याद होगा नहीं होगा। एक का इंस्पेक्टर राणे भी थे वहाँ पे, वो काफ़ी सारे, पूरे का पूरा स्टाफ लगा हुआ था। सिर्फ वो लोग जिनकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी जरूरी थी उनको छोड़ा गया, और उनको बोला नहीं गया था कि आप जाओ और काम करो। सब अपनी मर्जी से निकले हुए थे लोगों की दरिंदगी देखकर। और जैसे ही सुधीर और पोटे साहब वहाँ पहुँचते हैं तो हवलदार उनको उस खास तौर पे उस झोपड़ी का बताते हैं कि इस जगह पे वो बैठे दारू पी रहे हैं, दूर से बताया। और मैं जाके उनको दरवाज़ा खटखटाता हूँ, आप निगाह रखना। जैसे ही वो जाके वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वो लोग दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि बाहर ये तो पुलिस वाला लगता है। वहाँ से पहले तो भागते, थोड़ा आगे जाके एक छोटी सी बाउंड्री वॉल थी,
उसके आगे एक नाला है बहुत बड़ा, जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास, जहाँ वीआईपी रोड है, वीआईपी गेट है वहाँ पे। उस गेट से जितने बड़े वीआईपी बाहर से लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो उसी गेट से बाहर निकलते हैं। तो उस रोड का नाम ही वीआईपी रोड है। और जैसे ही ये लोग भागते हैं चॉपर हाथ में लेके, तो वो हवलदार बाबू वो इनके पीछे भागता है और एक का गर्दन पकड़ लेता। वो घूम के अपने चॉपर से ऊपर वार करता है और बाबू की छाती पे पूरा लंबा चॉपर का कट लगता है, बहुत खून निकलता है, लेकिन वो गर्दन नहीं छोड़ता। इतने में दूसरा एक ऑफिसर पहुंच जाता है, यही शायद सुधीर निर्गुड़कर था। इसके भी चॉपर मारा, उसके कंधे पे लगा। इन दोनों को इसके पहले के इनका पता ले वो लोग देखा कि दीवार का फांद के नाले से डर के रुक गए। उसके बाद दो लोगों पे वार किया, वो खून से लथपथ पड़े हैं और पुलिस क्या करती है, फिर चलती है गोलियां दहाएं दहाएं और सेकेंड भी नहीं लगते, ये दोनों ढेर कर दिए गए। उसके बाद दोनों ऑफिसर्स को वीएन देसाई हॉस्पिटल है वहीं पे नज़दीक, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। यहाँ हवलदार बाबू को 14 टंके लगते हैं छाती के ऊपर और ऑफिसर को 5-6 टंके उसके कंधे पे भी लगते, लेकिन वो खतरे से बाहर थे, बच गए। और जब अंबादास पोटे से जब मैंने बात की, वो कहते जो पूरा ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उनकी बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा के, या जो हमारे इंजर्ड ऑफिसर हुए थे उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा के जब मैंने घड़ी देखी तो 8:30 का समय था। मैंने भगवान का शुक्र किया कि मैंने जो कसम खाई थी कि 24 घंटे में इनको पकड़ूंगा, इनको कानून की सज़ा दूंगा, वो 24 घंटे में मेरी कसम पूरी हो गई। सो दोस्तों, ये आप क्या कहेंगे इसको, मेरे तो लू कंधे खड़े हो जाते जब ऐसी कहानियाँ सुनता। और वो दो ऑफिसर की बहादुरी नहीं, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की। गोली तो पहले भी चला सकते थे। और वो जिस घर में छिपे थे, पोटे साहब ने मुझे बताया, वो जिस घर में रेप किया था 24 घंटे पहले, उस घर से 10 गज दूर भी नहीं है। अब हौसला देखो उनका। उनको लगा होगा कि यहाँ कोई आदमी हमारी शिकायत नहीं करेगा। अच्छा, उनको शायद ये लगता था कि उसी लड़की के घर में आज सुबह फिर जाएंगे जिसके घर में कल सुबह गए थे। और पोटे साहब का कहना कि अगर कहीं हम उनको नहीं ढूंढ सकते, वो तो लड़की वहाँ पे नहीं थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन किसी और के साथ ऐसा हो जाता तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाता। और उसके बाद वहाँ के डीएसपी जो लोकल डीसीपी थे अरूप पटनायक, उस जोन के, उनको बताया गया कि ये हो गया। उन्होंने, वो एयरपोर्ट पे से दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने उनको शाबाशी दी। और थोड़े समय के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर तभी सतीश साहनी, उनका फ़ोन आता है अंबादास पोटे को कि ये क्या किया तुमने, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। उनको पहले ही उनको सज़ा दे देनी चाहिए थी, लेकिन खैर अब अंबादास पोटे बड़े गॉड फीरिंग इंसान हैं। बहुत एनकाउंटर हुए, लेकिन ऐसे नहीं हुए जो बाकी सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करते हैं। कहीं से पकड़ा, कहीं से लाए, मारा, कहीं पे दिखाया, कहीं पे। ये ऐसे काम कभी अंबादास पोटे ने नहीं किए। शायद इसीलिए वो पुराने लोगों में से एक आध को छोड़ के कोई एसीपी भी नहीं बन सका। कोई सस्पेंड हो गया, कोई जेल चला गया, कोई सुसाइड कर गया, कोई देश छोड़ के भाग गया,
लेकिन अंबादास पोटे नीचे से उठ के डीसीपी तक बन के रिटायर हुए और आज भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस केस में वो पूरा श्रेय अपनी पूरी टीम को देते हैं। वो सब ऑफिसर और मैन जो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके थे फिर भी 24 घंटे घर नहीं गए, ये उन सबकी दलेरी थी, उनकी निष्ठा थी, कमिटमेंट टू ड्यूटी थी। और उसके बाद जो उस इलाके में इस किस्म की दहशतगर्दी बंद हुई, कई साल तक कोई दादा पैदा नहीं हुआ वहाँ। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि एनकाउंटर होते हैं तो क्यों होते हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।